नमस्कार दोस्तों, लाइव क्लासेस में मैं रमेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टारगेट विद आरएस चैनल का नाम बदलकर अब लाइव क्लासेस रख लिया गया है। आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जो संरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये होता क्या है, इसके बारे में, इसके रूल्स क्या है, इसको कहलाएगा या कौन नहीं कहलाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है, हम लोग मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या नाम है इसका? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जो होता क्या है, अगर इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों, ये किसके अंडर में होता है पहले वो जान लेते हैं। ये है यूनेस्को के अंडर। ये किसके अंतर्गत आता है? बायोस्फीयर रिजर्व किसके अंतर्गत घोषित किया जाता है? यूनेस्को के तहत, यूनेस्को द्वारा एमएबी। आप सोच रहे होंगे एमएबी होता क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को द्वारा एमएबी के तहत, मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मानव और जैव मंडल, ठीक है ना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो मानव, हिंदी में बोले तो मानव और जैव मंडल। तो ये किसके अंदर है पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत घोषित किया जाता है, ठीक है ना। इसमें भारत के कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है और इसके अंदर भारत के कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है, दोनों बात अलग है दोस्तों। जो बायोस्फीयर रिजर्व भारत के, हम सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भारत के कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व होता है क्या पहले वो जान लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व वो होता है जहां पर दोस्तों आप लोगों को ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिबंधित एरिया कम होगा, वहां पर मानव और जैव मंडल, मतलब मानव और जो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो बैलेंस है वो संतुलित होता है। जहां पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव के बीच क्या होता है? संतुलन होता है, ठीक है ना। वहां पर जैव विविधता तो होती है लेकिन इसमें मानव का भी कनेक्शन होता है। ये ध्यान रखना है कि वहां ओनली जैव विविधता का क्षेत्र नहीं कहेंगे, अपने आप में यूनिक तो होगा, क्योंकि यहाँ पर मानव और जैव विविधता के बीच में क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों की स्थिति क्या हो, संतुलित हो रही है। वहां पर उस क्षेत्र को क्या करेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। क्लियर हो गया? ये मानव और जैव मंडल के बीच क्या हो गया? संतुलन होना। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर आगे बात करें तो आप लोगों को इसमें थोड़ा क्राइटेरिया, मतलब जोन बना रखे हैं। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में बात करेंगे तो इसमें क्या है? 3 जोन बना रखे हैं। कौन कौन से? कोर जोन देखने को मिलेगा, बफर जोन देखने को मिलेगा और ट्रांजिशन जोन, जो संक्रमण जोन हैगा। ये 3 प्रकार के जोन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। मैन और बायोस्फीयर रिजर्व जिसको घोषित कर देंगे या बायोस्फीयर रिजर्व जो होगा उसमें आप लोगों को इस टाइप से 3 जोन देखने को मिलेंगे। इन तीनों के रूल्स अलग अलग होंगे। कैसे? उसके बाद में पहले तो आप लोगों को पता चल गया कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन, ठीक है ना। कोर, बफर और ट्रांजिशन, क्लियर हो गया। इसमें हम लोग एक एक करके जानेंगे तीनों के बारे में कि भाई तीनों में क्या रिस्ट्रिक्शन है इसमें, ठीक है ना। कौन कौन सी चीजें अलाउ है, कौन सी नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोर जोन। जो सबसे अंदर का भाग है ये वाला है, जो ये है कोर जोन। कोर जोन की बात करें तो दोस्तों कोर जोन में क्या है? ये कानूनी रूप से कवर होता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं और मानव की उपस्थिति क्या है? वर्जित होती है। यहाँ पर नॉर्मल मनुष्य यहाँ पर नहीं रह सकता है, ठीक है ना। कौन सा जोन है? ये कोर जोन है जो मानव के लिए वर्जित होता है, ठीक है ना। अगर बात करें दूसरे नंबर पर बफर जोन। बफर जोन में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक थोड़े रिस्ट्रिक्शन के साथ, मतलब जितना यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कोर जोन में उतना ना होकर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, जैसे यहाँ पर मछली पालन से संबंधित या किसी प्रकार से कोई अगर मानव और पशु चारण है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी आप लोगों को, लेकिन सीमित मात्रा में। यहाँ पर तो पूरा रिस्ट्रिक्टेड है कोर जोन में, लेकिन बफर जोन में यहाँ पर क्या सीमित मात्रा में मानव भी रहेंगे, पशु पक्षी भी रहेंगे, ठीक है ना। लकड़ी का लेना या ना मछली पालन या इसके अलावा बहुत सारी चीजें, लेकिन एक लिमिटेड जोन में।
ठीक है ना। उसके बाद वाला जो एरिया होता है, ये तो कोर जोन हो गया, ये बफर जोन हो गया। जो संक्रमण क्षेत्र होता है, कौन सा ट्रांजिशन जोन होता है, यहाँ पर दोस्तों सभी प्रकार की चीजें अलग होती है। जितना यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है इससे थोड़ा कम यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर, मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है बट ना के बराबर यहाँ पर अनुसंधान कार्य भी होते हैं। मछली से लगाकर, मनुष्य से लगाकर सभी प्रकार के शिक्षा से रिलेटेड सारे अनुसंधान होते हैं, वो किस जोन से संबंधित होते हैं, ट्रांजिशन जोन से। यहाँ पर जो है ना प्रतिबंधित एरिया है वो बहुत ही लिमिटेड, मतलब न के बराबर, ये मान सकते हैं आप। होता जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ चीज के लिए जरूर होता है, लेकिन मोस्टली प्रतिबंध मैक्सिमम यहाँ होता है कहां पर, कोर जोन में, उससे थोड़ा कम मात्रा में होता है बफर जोन में, और उससे बिल्कुल कम मात्रा में होता है ट्रांजिशन संक्रमण क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये 3 जोन आप लोगों को बायोस्फीयर रीजन में देखने को मिलेंगे। 3 कोर जोन में डिवाइड किया गया है, भाई इस एरिया में लगभग इतने होंगे, इस एरिया में इतने होंगे, इसमें ऐसे होंगे, ऐसे ऐसी परिस्थितियां होगी। उसके बारे में आप लोगों को कौन कौन सी होगी वो मैंने सारी बता दी है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि भाई जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, अंडर में यूनेस्को के आ रहा है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व है जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो टोटल कितने हैं, भारत के परिवेश में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो टोटल भारत में कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना। लेकिन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय रूप से घोषित है वो कौन कौन से होते हैं, तो वो हैं कितने, 12। अब यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर आपने तो 18 बताए हैं, ये 12 कैसे हो गया। ये जो 12 है जो इसके इंक्लूड है, ठीक है ना। बाकी भारत के हैं, लेकिन इसके अंतर्गत यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जो घोषित है अंदर, ठीक है ना, तो वो है 12। भारत के टोटल कितने हैं, 18। ये ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। जब जैसे आप भारत के बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ोगे तब तो 18 देखने को मिलेंगे, लेकिन जब भारत को यूनेस्को के एमएबी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर देखोगे तब कितने इंक्लूड होंगे, 12, ठीक है ना। तो 12 कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लोग कौन से जानेंगे, सबसे पहला और सबसे बड़ा छोटा जो भी है। अगर सबसे पहले बात करें हम लोग कि भाई जो 12, सबसे पहले हम लोग 18 में से 12 के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय रूप से आरक्षित क्षेत्र घोषित है। क्या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है अंतरराष्ट्रीय रूप में, ध्यान रखना है। बाकी जो भारत में है वो अपने नेशनल लेवल पर है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय लेवल में जो यूनेस्को के तहत घोषित है वो है 12। इन 12 की बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर कौन सा होगा, नीलगिरी। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहां पर है, सबसे पहले आप लोगों को इसकी पता होना चाहिए। केरला में, तमिलनाडु और कर्नाटक में। कहां पर, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में आप लोगों को नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। ये तो बात होगी। एग्जाम में सवाल कैसे बनेंगे, एग्जाम में आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए स्टेट या उसके या पहला या छोटा या बड़ा है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। क्या क्या हो सकता है, क्या ये तो सबसे पहले आप लोगों को कौन से राज्य से संबंधित है, ठीक है। राज्य के बाद उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इसे कब घोषित किया गया। सारे कब घोषित किए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला या अंतिम या छोटा या बड़ा, इन सब चीजों पर, या लंबा, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं सबके बारे में बताने वाला हूं तो एक एक के बारे में सारी चीजें बताएंगे। तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो अगर घोषित कब किया गया, इन दोनों में दो कंडीशन है दोस्तों। एक भारत के अंतर्गत इसे कब घोषित किया गया, 1986 को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, लेकिन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत इसे 2000 में इसके अंडर लाया गया यूनेस्को के तहत, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब नेशनल को इंटरनेशनल लेवल के अंडर, मतलब यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर के तहत इसे 2000 में घोषित किया गया। तब सबसे पहला तो यही है, ध्यान रखना, ये नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है सबसे पहला भी यही है, और सबसे पहले इसे ही घोषित किया गया किसके अंतर्गत, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि भारत के तहत ये 1986 और सन 2000 में इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत घोषित किया गया हो। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे पहले किसे घोषित किया गया, वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, वो भी नीलगिरी है, ठीक है ना। आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु से राज्य से। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले वाले में डेट याद रखनी है और सबसे अंतिम में,
ठीक है ना। इन दो की डेट याद रखनी है, सारे के सारे रटने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम में डेट बहुत रेयर केस में पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पहले और अंतिम का पता होगा, तब आप आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। तो तमिलनाडु में कौन सी, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के तहत अंडर घोषित है, उसके बारे में। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र किसके, इंटरनेशनल लेवल पर। तो गल्फ ऑफ मन्नार है, ये जो कहां पड़ती है, तमिलनाडु में। क्लियर हो गया। अब आगे आ जाते हैं तमिलनाडु में आप लोगों को अगस्त्यमलाई, जिसका विस्तार आप लोगों को कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। क्या नाम है, अगस्त्यमलाई। ये भी क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत घोषित है। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और किस राज्य से संबंधित है, दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या ये यूनेस्को के एमएबी के तहत है या नहीं है। ठीक है ना। टोटल 18 में से तो मैंने अभी आपको बताया, ये भी जो मैंने ग्रीन डॉट लगा रखे हैं, जो ग्रीन डॉट मैंने जो एमएबी के तहत रिजर्व है, ठीक है ना, आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं, तो वो कौन से हैं, मैं अभी जो ग्रीन डॉट वाले बता रहा हूं, ये सारे कौन से हैं, ये हैं यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर ग्रीन डॉट की बात करें तो ये है आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में आप लोगों को अचानकमर और अमरकंटक, ठीक है ना, अचानकमर अमरकंटक, जो ये साथ में ये दोनों नाम, ठीक है ना, अचानकमर अमरकंटक है, जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के अंडर संरक्षित क्षेत्र है। तो ये किस राज्य से संबंधित हैं, ये है जो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोगों को उड़ीसा में भी सिमलीपाल है, जो बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत घोषित है। क्लियर हो गया। अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित है। आगे अगर बात करें तो आप लोगों को पश्चिम बंगाल में सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। क्या नाम है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये भी किसके अंतर्गत है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित है। आगे ग्रीन डॉट की बात करें तो मैंने यहाँ पर नोकरेक, ये जो कहां पर है, मेघालय में नोकरेक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी किसके अंतर्गत है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों, सब में डेट नहीं पूछे जाएंगे। सबसे पहले थी उसमें डेट बता दी, अभी लास्ट अंतिम कौन सा है उसकी डेट में मैं बताऊंगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा, जो सिक्किम में पड़ रहा है। कहां पर, सिक्किम में है जो कंचनजंगा है। बस अब ये ध्यान रखना है 2018, मैंने इसकी डेट लिख ली है। ये जो है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के तहत घोषित किया गया, किसके, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत यूनेस्को द्वारा इसे 2018 में घोषित किया गया। ठीक है ना, इंक्लूड किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व तो था, लेकिन इंटरनेशनली इसे यूनेस्को के तहत 2018 में घोषित किया गया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश, एमपी में। एमपी में आप लोगों को दोस्तों दो बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे, पंचमंडी और पन्ना। पंचमंडी तो आप लोगों को पता ही है, और पन्ना की बात करें तो सबसे अंतिम जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, जिसमें कि टोटल 12 में से पहला कौन सा था, नीलगिरी, और सबसे अंतिम कौन सा है, पन्ना। 2020 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत इसे आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता चल गया, पहला ये था और अंतिम 2020 में। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दोस्तों नंदा देवी, उत्तराखंड में कौन सा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो किसके अंतर्गत है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत घोषित है। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे आप लोगों को दोस्तों ये जो मैंने 12 थे, कौन से, जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत थे, उसकी बात हम लोगों ने कर ली है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भारत के सबसे बड़े बायोस्फीयर क्षेत्र और सबसे छोटे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो दोस्तों ये है कौन सा, सॉरी, सबसे छोटे की बात करें तो छोटे आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा असम का है डिब्रू सैखोवा। क्या नाम है, असम का डिब्रू सैखोवा है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो सबसे छोटा है। ठीक है ना। सबसे छोटे की तो ये बात हो गई। अगर सबसे लंबे की बात हो, ये तो छोटे की बात होगी, डिब्रू सैखोवा कहां पर है, असम में। असम में आप लोगों को दोस्तों ये भी देखने को मिलेगा मानस बायोस्फीयर रिजर्व और डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, दोनों ही असम में है। क्लियर हो गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन ये दोनों है जो दोस्तों यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत आरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। आगे बात करें दोस्तों सबसे लंबे की बात करें, ये तो सबसे छोटा हो गया। तो सबसे लार्जेस्ट मतलब बड़े की बात करें तो कौन सा है, कच्छ का रण। ये कहां पर पड़ता है, बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन फिर भी यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत घोषित नहीं है। लेकिन ये कहां पर पड़ रहा है, ये गुजरात में कच्छ का रण, ये भी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है भारत के तहत। ठीक है ना। लेकिन ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत घोषित नहीं है।
क्लियर हो गया। अब अगर इसके अलावा बात करें तो आप लोगों को दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, क्या नाम है, दिहांग और दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो किस राज्य से संबंधित है, बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, ये है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्लियर हो गया। अब अगर आगे बात करें लास्ट और अंतिम 18वां अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये है हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट, जो शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल भी बोलते हैं, ये भी क्या है बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत है, लेकिन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर घोषित नहीं है, इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है। घोषित नहीं है मतलब का क्या हो गया, इसके अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया गया। तो जो 18 इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में मैंने बता दिए हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन दोस्तों एक बार में मैंने एक चीज छोड़ दी थी, वो है अंडमान और निकोबार। ये भी क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर हो गया, कौन सा है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। 12 जो किसके अंतर्गत है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। 18 जो टोटल भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो 18 है, लेकिन 12 है जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी तो अपने सुझाव जरूर दें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों।